चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 36 जो बात करता है अदर डिडक्शंस की। तो अदर डिडक्शंस मींस अभी तक हमने जितनी भी डिडक्शंस डिस्कस की, सेक्शन 30 जो बेसिकली बात करता है रिगार्डिंग बिल्डिंग से जो रिलेटेड आपके एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 31 जो बात करता है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो आपके एक्सपेंडिचर है, 32 जो बात करता है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, उसके बाद सेक्शन 33 एंड सेक्शन 34 टेक्निकली आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमने उन सेक्शंस को स्किप किया है। सेक्शन 35 के अंदर बेसिकली हमने देखा कि जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस है, जो सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के अंदर आप जो डोनेशंस देते हैं, उनके केसेस में वो आपको एज एन एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स लॉ के तहत जो है एज ए डिडक्शन अलाउ की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 36 जो कि बेसिकली बात करता है अदर डिडक्शंस, दैट मींस वो डिडक्शंस जो अभी तक कवर नहीं की गई है। तो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो इंश्योरेंस है रिगार्डिंग स्टॉक, अभी तक हमने देखा कि सेक्शन 31 के अंदर जो बिल्डिंग से रिलेटेड इंश्योरेंस है उसकी बात की गई, सेक्शन 31 के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड इंश्योरेंस है उसकी बात की गई। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका स्टॉक होता है वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, स्टॉक इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपने स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, तो एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी अमाउंट आप पे करेंगे वो आप एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लोज 1 के तहत, इफ एनी एसएससी हैज पेड प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स एटसेट्रा, such premium is allowed to be debited to profit and loss account। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप देखते हैं किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहां पर आपका ग्रोस प्रॉफिट है 100 रुपीज और यहां पर है टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस फॉर स्टॉक, लेट्स से 10 रुपीज। तो ऐसे में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो इंश्योरेंस आप पे करते हैं बिल्डिंग के लिए जो बिजनेस के अंदर यूज की जा रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं स्टॉक के लिए, तो ऐसे में वो आपका अलाउेबल है। ऐसे केस में कोई भी डिस अलावेंस नहीं की जाएगी, जो पीएनएल में जो एक्सपेंसेस आप चार्ज करेंगे वो आपको अलाउ किया जाएगा। कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई इंप्लॉयर है और इंप्लॉयर जो है इंप्लॉइज के रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, तो ऐसे में वो प्रीमियम भी एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। इफ एनी एसएससी हैज पेड प्रीमियम फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी मींस हेल्थ इंश्योरेंस टेकन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ले ली जाती है जिसमें सभी एम्प्लॉइज को इंश्योर्ड किया जाता है, जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस है वो कराया जाता है। सच प्रीमियम इज allowed to be debited in profit and loss account provided premium was paid otherwise than in cash। तो that means अगर एम्प्लॉयर के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है वो थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम नेट बैंकिंग के जरिए पे किया गया है, तो ही वो एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा एम्प्लॉयर को। इंप्लॉय के रिगार्डिंग क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, ये ऑलरेडी हम इनकम अंडर द हेड सैलरी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेरियस फंड्स। तो हम देखते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी को हमने डिस्कस किया, तो हमने देखा कि काफी सारी पेमेंट्स जो हैं वो इंप्लॉयर के द्वारा की जाती है फॉर द एम्प्लॉइज इन वेरियस फंड्स। तो हमने देखा था प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसे ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा ग्रेजुटी में भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है।
तो बहुत सारे ऐसे अप्रूव्ड फंड होते हैं जिनमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर कहा गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू वेरियस फंड्स इज अलाउड ओनली इफ सच फंड्स आर नोटिफाइड अंडर एनी एक्ट। तो बेसिकली वो जो फंड्स हैं वो किसी ना किसी एक्ट के तहत नोटिफाई अगर किए गए हैं तो ही वो कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। तो हम देखेंगे उनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड फंड्स। बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। If the employer has contributed to the recognized provident fund, approved superannuation fund, approved gratuity fund, or any other similar fund required under any other act, such contribution is allowed. तो उसमें जो भी कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर वो क्या किया जाएगा, एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, ये ऑलरेडी हम इनकम अंडर द हेड सैलरी डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉय के हाथ में प्रोविडेंट फंड की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, ग्रेजुटी की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, पेंशन की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, तो ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम इनकम अंडर द हेड सैलरी में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एम्प्लॉयर के हाथ में जो वो एक्सपेंस है वो कैसे क्लेम किया जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कि एम्प्लॉयर को ये जो कंट्रीब्यूशन उसने किया है एम्प्लॉय के लिए इन दी वेरियस फंड्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, सुपर एन्युएशन फंड या और कोई अदर सिमिलर फंड, तो ये आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप इसकी एक्चुअल पेमेंट करेंगे। दैट मीन्स बट पेमेंट हैज टू बी मेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 43B। इसका मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मंथली बेसिस पर ड्यू हो चुका है, लेकिन एम्प्लॉयर ने अगर उसको पे नहीं किया है तो ऐसे में वो जो कंट्रीब्यूशन है एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या कहा गया कि ये जो कंट्रीब्यूशन है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उससे पहले अगर आप यह डिपॉजिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आप इसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट है 100 रुपीज और यहाँ पर टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, जनरली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के नाम से इन मान लीजिए प्रोविडेंट फंड के अंदर 20 रुपीज मान लीजिए कंट्रीब्यूट किए गए हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ऐसे में अब आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि ये जो 20 रुपीज है क्या ये बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न क्या ये पे कर दिए गए हैं या नहीं पे किए गए। अगर ये पे कर दिए गए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो इसका मतलब सही एक्सपेंसेस क्लेम किए गए हैं। लेकिन अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे नहीं किए गए हैं बाय द एम्प्लॉयर, तो आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटेशन बनाते हुए प्रॉफिट एज पर पीएनएल लेंगे आप 80 रुपीज और उसमें आप ऐड कर देंगे अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B 20 रुपीज और आपका जो प्रॉफिट होगा एज पर इनकम टैक्स वो होगा 100 रुपीज। सेक्शन 43B जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, सेक्शन 43B कहता है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भले ही अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं, अक्रूवल बेसिस मींस आपने पेमेंट नहीं की है तो भी वो एक्सपेंडिचर आप बुक कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिडक्शंस आपको पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ की जाएंगी। तो सेक्शन 43B के अंदर कुछ पेमेंट्स बताई गई हैं, वो पेमेंट अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक करेंगे तो ही वो आप एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने मान लीजिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद वो पेमेंट की है, मान लीजिए मेरी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 के बाद मैंने वो पेमेंट की, तो ऐसे में कहा गया कि अगले साल में आप वो खर्चा क्लेम कर पाएंगे।
इस साल में आपको वो डिसअलाउ किया जाएगा, लेकिन अगले साल जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएंगे तो उसमें आप लेस करेंगे अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 43B फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। तो वहां पर आप 20 रुपीज लेस करेंगे, लेकिन करंट ईयर में जब आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाएंगे तो अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक वो कंट्रीब्यूशन अगर पे नहीं किया है तो ऐसे में वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, इसके रिगार्डिंग यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है जो आपको याद रखना है। यहां पर पहले सेक्शन 43B के अंदर बेसिकली बात की जाती थी अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन इस बात को यहां पर खत्म कर दिया गया है और कहा गया है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, तो हमें प्रोविडेंट फंड का जो लॉ है वो देखना होगा। और प्रोविडेंट फंड का लॉ जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए अप्रैल का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पे करना है अप टू 21 मई, और मई का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको पे करना है अप टू 21 जून। तो ऐसे में कहा गया कि अगर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था, अगर उसने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है अंडर प्रोविडेंट फंड लॉ उस डेट तक अगर वो डिपॉजिट करा दिया तो ही उसे एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। अगर उसने ड्यू डेट तक जो है वो डिपॉजिट नहीं कराया तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा टू द एम्प्लॉयर। इसका मतलब पहले जो बात की जाती थी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो अब आपको ध्यान रखना है वो है ड्यू डेट अंडर द रेलिवेंट लॉ। तो प्रोविडेंट फंड की बात है तो प्रोविडेंट फंड का जो लॉ है उसके अंदर जो डेट दी गई है उस डेट तक आपको डिपॉजिट करना है। अगर मान लीजिए ग्रेजुटी एक्ट की बात है तो ग्रेजुटी एक्ट में जो ड्यू डेट दी गई है उस ड्यू डेट तक आपको वो डिपॉजिट कराना है। ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 43B के अंदर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पर बेसिकली जो बात की गई है अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न वो अदर पेमेंट्स के लिए बात की गई है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशंस की बात है वो कंट्रीब्यूशन जो है आपको उस रेलिवेंट फंड के रिगार्डिंग जो एक्ट है उसमें जो ड्यू डेट बताई गई है उस ड्यू डेट तक आपको जो है वो पे करना है। उस ड्यू डेट उसके अंदर जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक आपको ये जो है डिपॉजिट कराना है, तभी आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज्ड, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, उस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर या अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुटी फंड के अंदर या अनरिकॉग्नाइज्ड सुपर एन्युएशन फंड के अंदर या अनरिकॉग्नाइज्ड पेंशन फंड के अंदर अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट की है, कंट्रीब्यूट की है फॉर द एम्प्लॉइज, तो वो जो खर्चा है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। If the employer has contributed to any other fund like unrecognized provident fund, like unrecognized gratuity fund, unapproved superannuation fund, etc., that expenditure shall not be allowed. तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए उस ड्यू डेट तक जो ड्यू डेट बताई गई है रेलिवेंट लॉ के अंदर। रेलिवेंट लॉ मींस जो प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग जो लॉ है उसके अंदर जो बात बताई गई है, ग्रेजुटी फंड का जो लॉ है उसके अंदर जो ड्यू डेट बताई गई है, तो उस ड्यू डेट तक वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए। उसके बाद जनरली हम देखेंगे इनकम टैक्स के अंदर कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं किया गया है। दैट मीन्स आप कोई प्रोविजन बनाते हैं, जनरली प्रोविजन का मतलब क्या होता है, आपको ऐसी कोई लायबिलिटी दिख रही है जिसको आपको भविष्य में पे करना पड़ सकता है, तो आप क्या करते हैं पहले से ही उसके लिए एक प्रोविजन बना लेते हैं जो अकाउंटिंग के अंदर। तो ऐसे में कहा गया कि किसी भी तरह का कोई प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर जो डेटर्स है वो डेटर्स है 40 लाख रुपीज के, 40 लाख रुपीज के, और हमें लगता है कि जो 1% ऑफ द डेटर्स है वो बैड डेट्स हो जाएंगे। 1% ऑफ द डेटर्स जो है वो
बेड डेट्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो 1% है दैट इज 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का हम क्या करते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। दैट मीन्स हम आज ही यह मान लेते हैं कि हमारे 40,000 के जो डेटर्स है वो बेड हो जाएंगे, डूब जाएंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स के अंदर कहा गया कि इस तरह का कोई भी प्रोविजन, इस तरह का कोई भी खर्चा हम अलाउ नहीं करेंगे। जब एक्चुअल बेड डेट्स होंगे, जब आपके जो डेटर्स है वो एक्चुअली में ही बेड हो जाएंगे और उनसे रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, तब हम उसको खर्चा मानेंगे। प्रोविजन हम किसी तरह का कोई अलाउ नहीं करेंगे। प्रोविजन के तहत जो आप एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। तो यहां पर कहा गया इन जनरल नो प्रोविजन इज अलाउड अंडर इनकम टैक्स है। कोई भी किसी भी तरह का प्रोविजन अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन ग्रेजुटी के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोविजन बनाया जाता है, ग्रेजुटी के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन बनाया जाता है, और ये जो प्रोविजन बनाया गया थ्रू एक्चुरियल प्रोविजंस, दैट मींस बेसिकली कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको एक्चुरियल्स कहा जाता है, तो वो जो है वो प्रोफेशनली एक एस्टिमेट बनाते हैं कि इन केस ऑफ एम्प्लॉयर कितना ग्रेजुटी जो है वो पेबल होगा इन द फ्यूचर। तो वो प्रोविजन अलाउ होगा, उसके अलावा और कोई प्रोविजन अलाउ नहीं किया जाएगा। However, as a special case, provision for gratuity is allowed. The SSC can make provision for contribution towards approved gratuity fund, but such provision should be actual provisions. It should not be hypothetical. That means आपको लगा कि 50,000 रुपए की जो ग्रेजुटी मुझे फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है, तो मैं 50,000 रुपए का आज प्रोविजन बना देता हूं, तो ऐसे में ये प्रोविजन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इट इज हाइपोथेटिकल, दैट मीन इसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो ऐसे में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको एक्चुअल प्रोफेशनल्स कहा जाता है। वो बेसिकली उनका जो काम होता है वो यही काम होता है कि वो फ्यूचर एस्टिमेट्स करते हैं कि भविष्य में आपको कितना ग्रेजुटी पे करना पड़ सकता है। तो वो अगर कोई प्रोविजन है, सर्टिफाइड प्रोविजन है, तो वो आपका अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज बाकी सभी तरह के प्रोविजन आपके डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। तो हम देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में क्या होता है, जो ग्रेजुटी का प्रोविजन होता है वो उन्हीं एक्चुअल प्रोफेशनल्स के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है, और उसी सर्टिफिकेशन के बेस पर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किया जाता है, उसको क्लेम किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन जनरल किसी तरह का कोई प्रोविजन जो होता है वो इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं किया जाता। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई प्रोविजन देखते हैं तो ऐसे में आप उसको क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। हाँ, अगर वो प्रोविजन ग्रेजुटी के रिगार्डिंग है और ग्रेजुटी के रिगार्डिंग भी वो प्रोविजन सर्टिफाई किया गया है बाय द एक्चुरियल, तो ऐसे में आप उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज उसको आप डिसअलाउ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जनरली हम देखते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग हम बहुत बार जो है लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, जिस पर हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ब्याज देते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपने जो है कोई लोन लिया है, लेट से 50 लाख रुपीज का, और उस पर आप जो है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ जो है इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ऐसे में साल में जो है आपका 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने जो इंटरेस्ट जो लोन लिया है वो अगर आपने बैंक से लिया है और बैंक को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ऐसे में अंडर सेक्शन 43B यह जो इंटरेस्ट है आपको पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ किया जाएगा। दैट मींस आप इसको एक्चुअली पे करेंगे तो ही आपको यह खर्चा दिया जाएगा। और पेमेंट आप कर सकते हैं अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो दैट मींस अगर मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर बात करूं 1 अप्रैल 2021 की, सॉरी 20 की टू 31 मार्च 2021, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने कोई लोन लिया और उसके रिगार्डिंग अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और मान लीजिए किसी वजह से 31 मार्च 2021 तक आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, तो आपकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है, जो आज की डेट में असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक आप यह जो इंटरेस्ट है वो पे कर सकते हैं। अगर 30 सितंबर 2021 तक आपने यह इंटरेस्ट पे कर दिया
तो आप इसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 30 सितंबर 2021 तक यह एक्सपेंस पे नहीं किया तो आप इसको उस साल में क्लेम करेंगे जिस साल में आप इसको पे करेंगे। अगर आपने बैंक के अलावा और किसी से कोई इंटरेस्ट पर जो लोन है जो इंटरेस्ट पर लिया है तो उस केस में आप ड्यू बेसिस पर इंटरेस्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स 31 मार्च को अगर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किया है, तो भी आप उसको जो है क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में जो है सेक्शन 43 भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इफ एनी एसएससी हैज टेकन ए लोन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज अलाउड। अब इसके अंदर बेसिकली कहा गया कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो क्या है, प्रोप्राइटर और इनकी फर्म है एबीसी, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और इन्होंने अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोन दिया 5 लाख रुपीस और इस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो ऐसे में कहा गया कि अगर प्रोप्राइटर जो है वो अपनी ही फर्म को लोन देता है और उस लोन पर इंटरेस्ट लेता है तो यह जो खर्चा है यह अलाउ नहीं होगा। जैसे हमने देखा था बिल्डिंग के केस में, प्लांट एंड मशीनरी के केस में नोशनल रेंट वो अलाउ नहीं किया गया था, उसी तरह इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म नोशनल इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं किया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू द प्रोप्राइटर ऑन हिज कैपिटल, चाहे वो कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है चाहे वो लोन पर इंटरेस्ट लेता है, वो अलाउ नहीं होगा। सिमिलरली नो सैलरी और एनी अदर पेमेंट इज अलाउड टू द प्रोप्राइटर। तो दैट मींस एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को ना ही तो रेंट दे सकता है, ना ही सैलरी दे सकता है, ना ही इंटरेस्ट दे सकता है, ना ही एनी अदर पेमेंट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और किसी को भी वह इंटरेस्ट पे करता है जो बिजनेस पर्पज के लिए लोन लिया गया है, बिजनेस पर्पज के लिए लोन यूज किया गया है, उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो वो एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। अगर बैंक को इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो ऐसे में सेक्शन 43 भी अट्रैक्ट हो जाता है जो बात करता है एक्चुअल पेमेंट की। तो दैट मींस आपको अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न उस इंटरेस्ट की एक्चुअल पेमेंट करनी होगी, तभी आप उसको क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, ये अभी अभी हमने बात की थी। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड फंड्स को, अप्रूव्ड फंड्स को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है। सेक्शन 43 भी अप्लाई होता है, दैट मींस एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही वो डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। उसके अलावा यहां पर बताया गया कि हमने देखा था प्रोविडेंट फंड के अंदर कहा गया था कि 12% तक इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर मान लीजिए 12% से ज्यादा इंप्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो जितना ज्यादा 12% से वो कंट्रीब्यूट करेगा वो अमाउंट एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं की जाएगी। तो ऐसे में जो प्रोविडेंट फंड लो है, ग्रेजुटी लो है, तो उन लॉज के तहत जो लिमिट दी गई है जितना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है उस लिमिट से ज्यादा अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो डिस अलाउ कर दिया जाएगा, वो एक्सेस अमाउंट अलाउ नहीं होगी एज ए बिजनेस एक्सपेंस। तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड shall be allowed to be debited only to the extent it has been permitted in the relevant act। तो उस जो भी लॉ के अंदर जो बात कही गई है, जो लिमिट दी गई है, उस लिमिट तक ही खर्चा अलाउ किया जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अलाउड मैक्सिमम एट द रेट ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। अगर एम्प्लॉय सैलरी का मान लीजिए 20% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, तो ऐसे में जो एक्सेस 8% है, 8% है, वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरह पेंशन स्कीम के अंदर कहा गया कि जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर भी जो एम्प्लॉयर है वो 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो जितना 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम as per section 80 CCD shall be allowed maximum to the extent of 10% of the employees। अब मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है 2 लाख रुपए और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है 10%, दैट इज मैक्सिमम अप टू 20,000।
तो अगर वो 20,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो जितना 20,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो मान लीजिए 25,000 कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसे में 5,000 रुपए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 4th ए। उसी तरह एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, तो सिमिलरली यहां पर भी ग्रेजुटी एक्ट के तहत जो लिमिट दी गई है उतनी अमाउंट ही अलाउ की जाएगी। उससे ज्यादा अमाउंट अगर आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो वो आपकी डिसअलाउ कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 5A। तो यहां पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है, हमने सेक्शन 28 को डिस्कस किया था, और जब हमने सेक्शन 28 को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को क्या देता है, सैलरी देता है। और मान लीजिए यह जो एम्प्लॉय है यह प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में 12% क्या करता है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करता है इन दी प्रोविडेंट फंड, और सिमिलरली 12% ही एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है इन दी प्रोविडेंट फंड फॉर दी एम्प्लॉइज। तो मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 रुपए, 12% हो जाता है 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपए कम लेस करने के बाद 44,000 रुपीज की पेमेंट कर दी जाती है एम्प्लॉय को, और इतनी ही अमाउंट 6,000 रुपए की एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोविडेंट फंड फॉर द एम्प्लॉय। अब जब ये 6,000 रुपए लेस किए जाते हैं, जब ये 6,000 रुपए लेस किए जाते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी, और उतना ही जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ये दोनों ही अमाउंट जो है ये आपकी हो जाती है 12,000, और 12,000 जो है वो क्या की जाती है, प्रोविडेंट फंड के तहत जो है कंट्रीब्यूट कर दी जाती है, इन्वेस्ट कर दी जाती है। तो ऐसे में कहा गया कि ये जो एम्प्लॉय का शेयर डिडक्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, ये क्या माना जाएगा, एम्प्लॉयर की इनकम अंडर सेक्शन 28। सेक्शन 28 में कहा गया कि जो एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का जो शेयर है 6,000 रुपए, वो क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 28। तो कितने रुपए की इनकम मानी जाएगी, 6,000 रुपए की। और कहा गया कि जब ये 6,000 रुपए प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे तब ये खर्चा मान लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तब ये लेस कर देंगे और एम्प्लॉयर की इनकम हो जाएगी निल। ऐसा किस लिए किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से वो अमाउंट डिडक्ट तो कर लेता है लेकिन प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, तो वो क्या बन जाएगा, एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगा, और जब वो इन्वेस्ट कर देगा तो वो खर्चा बन जाएगा, उतना ही जो है वो क्लेम कर लेगा और इनकम हो जाएगी निल। लेकिन यहां पर कहा गया कि ये जो 6,000 रुपए की पेमेंट करनी है इन दी प्रोविडेंट फंड, ये ड्यू डेट तक अगर आप करोगे तो ही आपको यह एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा और 6,000 रुपए की आपकी इनकम मान ली जाएगी। और ड्यू डेट कौन सी बताई गई, जो प्रोविडेंट फंड लॉ के अंदर जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक आपको यह डिपॉजिट करना है। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्रेजुटी, सिमिलरली इन केस ऑफ ईएसआई, एम्प्लॉय जो है स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो वहां पर भी जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है और ईएसआई के तहत इन्वेस्ट करता है। तो जहां जहां एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट की जाती है उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, उन रेलिवेंट फंड्स के जो लॉ है, कानून है, उनके अंदर जो ड्यू डेट बताई गई है, अगर उन ड्यू डेट्स तक वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया, वो पैसा डिपॉजिट नहीं कराया गया, तो वो जो डिडक्शन है जो एम्प्लॉय की सैलरी से कर ली गई वो इनकम मान ली जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 28। तो यहां पर कहा गया बेसिकली सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 5A के तहत एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, यहां पर कौन से कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन।
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी जो है यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। शैल बी अलाउड टू बी डेबिटेड ओनली इफ एम्प्लॉयर हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट in the relevant act, in the relevant account up to the time allowed in the relevant act। तो प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है उसके अंदर जो ड्यू डेट दी गई है, ईएसआईसी की बात है तो ईएसआईसी का जो लॉ है उसके अंदर जो बात कही गई है, तो यहां पर कहा गया द एम्प्लॉयर शुड पे विद इन 15 डेज ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। तो मान लीजिए अप्रैल की जो डिडक्शन है वो 15 मई तक जमा हो जानी चाहिए, मई की जो डिडक्शन है वो 15 जून तक जमा हो जानी चाहिए, जून की जो डिडक्शन है वो 15 जुलाई तक जमा हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए अप्रैल की डिडक्शन डिपॉजिट कराई गई 18 ऑफ मई को, तो ऐसे में जो एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट की गई वो क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। As per paragraph 38 of the Employees Provident Fund Scheme 1952, the employer should pay within 15 days of subsequent month. As per section 31 of Employee State Insurance General Regulation 1950, ESI contribution should be deposited up to 15th of the subsequent month. So that means जो डेट बताई गई है रेलिवेंट लॉ के अंदर, कानून के अंदर, उस डेट तक अगर एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करा दिया तो वेल एंड गुड है, कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया तो ऐसे में वो जो अमाउंट है वो इनकम मान ली जाएगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। उसके बाद कहा गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आपको ध्यान है जब हमने स्पेशल टैक्सेशन को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो वहां पर बेसिकली कहा गया था कि अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाता है तो ऐसे में अगर वो सिक्योरिटीज एज ए कैपिटल एसेट सेल की गई है तो कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो सिक्योरिटीज एज ए बिजनेस ट्रेड आपने जो है ट्रेड किया है तो ऐसे में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ किया जाएगा। तो दैट मींस अगर आप शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और वो एज ए कैपिटल एसेट आप ट्रेड करते हैं तो ऐसे में कैपिटल गेन अराइज होगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो आप पे करेंगे उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपका बिजनेस है, आप एज ए बिजनेस शेयर्स के अंदर डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो जितना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप पे करेंगे वो आपको अलाउ किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। तो if the SSC has paid security transaction tax in connection with taxable securities which are part of his business, security transaction tax shall be allowed to be debited to the profit and loss account। तो that means अगर आप शेयर्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं एज ए बिजनेस तो एसटीटी अलाउ होगा, अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं एज ए कैपिटल एसेट तो एसटीटी अलाउ नहीं होगा। उसके बाद कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात की गई। सिमिलरली कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इफ द एसएससी हैज पेड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन कनेक्शन विद टैक्सेबल कमोडिटीज व्हिच आर पार्ट ऑफ हिज बिजनेस, CTT commodity transaction tax shall be allowed to be debited to the profit and loss account। तो सिमिलर वे में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आप पे करते हैं एज ए बिजनेस एक्सपेंस वो आपको अलाउ किया जाएगा अगर आप एज ए बिजनेस ट्रेड करते हैं। तो ये बेसिकली सेक्शन 36 के अंदर जो है कुछ डिडक्शंस बताई गई जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी डिडक्शंस सेक्शन 36 के अंदर बताई गई है लेकिन वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो हमने यहाँ पर वही जो बेसिकली प्रोविजंस डिस्कस किए हैं जो एज एन अकाउंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिनका आपको ध्यान रखना है कैसे आप उनको इनकम टैक्स लॉ के तहत क्लेम करते हैं। तो ये थी बात सेक्शन 36 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 37 जो बात करता है जनरल एक्सपेंसेस की। तो अभी तक हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए, सेक्शन 30, 31, 32, 35, 36, अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई।
हम जनरली देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी। तो हमने देखा अभी तक हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए उनके अंदर सैलरी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। फेस्टिवल एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। कमीशन एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनके रिगार्डिंग इनकम टैक्स लॉ क्या है, साइलेंट है। इनकम टैक्स लॉ कुछ भी नहीं कहता। तो उन खर्चों के बारे में हमें बताता है सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 के अंदर कहा गया कि अगर कोई ऐसा खर्चा जिसको स्पेसिफिकली डिसअलाउ ना किया गया हो, वो आप सेक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि वो क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए। As per section 37 subsection 1, if any expenditure is neither allowed nor disallowed, जिसको किसी और सेक्शन के तहत ना तो अलाउ किया गया ना डिसअलाउ किया गया, specifically under any particular section, such expenditure is allowed to be debited if it is related to business or profession and is revenue in nature. That means वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं और उन पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। तो वो खर्चा क्या होना चाहिए, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। दैट मींस रेकरिंग एक्सपेंसेस जो आप रेगुलर करते रहते हैं। इफ इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 32। पर्सनल एक्सपेंडिचर इज नेवर अलाउड। तो ध्यान रखें, हमेशा बिजनेस एक्सपेंडिचर ही आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37। अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इलीगल एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड। कोई ऐसा खर्चा जो इलीगल है, जिसको जो मान्यता नहीं दी गई है, दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं, तो रिश्वत क्या है, इलीगल है। तो ऐसे में आप उस दी गई अमाउंट को एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। एनी फाइन और पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस इट इज नॉट अलाउड। अगर आप कोई ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई पेनल्टी देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लेट रिटर्न फाइल की, उसके रिगार्डिंग आपने पेनल्टी पे की, तो वो पेनल्टी आपको अलाउ नहीं की जाएगी एज ए बिजनेस एक्सपेंस। तो बहुत सारे खर्चों की यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। वेरियस एक्सपेंडिचर विच मे बी अलाउड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, for example traveling expense, for example salary to employees, for example expenditure in connection with entertainment of the employees। तो जनरली जो आप स्टाफ वेलफेयर के लिए जो खर्चा करते हैं वो भी आपको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा फेस्टिवल एक्सपेंसेस जो आप दिवाली एक्सेट्रा पर जो खर्च करते हैं वो भी आपको अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा जो आप फीस पेमेंट करते हैं किसी प्रोफेशनल को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो भी आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये बेसिकली यहां पर बताया गया है सेक्शन 37 के अंदर। एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी ऐसा एक्सपेंस नॉट बीइंग नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30 to 36, जो सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 36 के अंदर नहीं बताया गया, एंड नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या नहीं होना चाहिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो सेक्शन 32 में आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। और नॉट बीइंग एन पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द एसएससी, और एसएससी का भी वो पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए। लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और वो खर्चा किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली 100% किससे, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। shall be allowed in computing the income chargeable under the head profit and gains of business or profession। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है तो वो आपको अलाउ किया जाएगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं while computing the income under the head business or profession। For the removal of doubts, it is hereby declared that any expenditure incurred by SSC for any purpose which is an offense or which is prohibited by law shall not be deemed have been
इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ऐसा कोई खर्चा जो किसी ऑफेंस की वजह से, किसी अपराध की वजह से आपने किया है, या उसको कानून के अंदर मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। मैंने आपको बताया था रिश्वत अगर आप देते हैं तो रिश्वत देना एक कानूनन जुर्म है, एक कानूनन अपराध है। और अगर आप रिश्वत देते हैं और उस रिश्वत में दी गई अमाउंट को एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर आप क्लेम करते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। नो डिडक्शन शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी जो ऐसी आप अमाउंट इनकर करते हैं, खर्चा करते हैं, जिसको किसी कानून के तहत प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है, तो वो आप एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। उसके अलावा नो डिडक्शन, नो अलाउंस shall be made in respect of expenditure incurred by an assessee on advertisement in any brochure, pamphlet or other like published by a political party। तो अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो क्या करती है, वो एक पैम्पलेट, एक जो है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराती है और उसके अंदर क्या करते हैं, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप उस पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अमाउंट पे करते हैं। तो ऐसे में कहा गया ये अमाउंट जो आपने पे की है, भले ही आपने बिजनेस के रिगार्डिंग पे की हो, भले ही आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आप इसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पैम्पलेट है, ब्रोशर है, उसके अंदर आप किसी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट अगर देंगे और उसके लिए जो खर्चा करेंगे वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिकली यहां पर बताया गया है। इसके अलावा एक और बात यहां पर बताई गई, जो कंपनीज होती है, कंपनीज को अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ अमाउंट खर्च करनी होती है फॉर दी सोशल वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए कुछ अमाउंट जो है खर्च करनी होती है। अगर वो CSR एक्टिविटी के तहत कोई अमाउंट खर्च की गई है तो उसको एज एन एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37 अलाउ नहीं किया जाएगा। For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purpose of subsection 1, any expenditure incurred by an assessee on the activity relating to corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act shall not be deemed to be an expenditure by the assessee for the purpose of business or profession। तो CSR एक्टिविटी के लिए अगर कोई अमाउंट खर्च की गई है उसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं किया जा सकता बाय ए कंपनी। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्रोशर है, जो पैम्पलेट है, उसके अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके लिए आप कोई खर्च करते हैं, या फिर CSR एक्टिविटी के तहत आप कुछ खर्च करते हैं, ये दोनों ही बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माने जाए। और इसके अलावा और बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर वो रिवेन्यू इन नेचर है, रेकरिंग इन नेचर है और पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, तो ऐसे में एज ए बिजनेस एक्सपेंस उसको सेक्शन 37 के तहत अलाउ किया जाएगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किए। सैलरी टू द एम्प्लॉइज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल फीस जो आप पेमेंट करते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो लीगल एक्सपेंसेस आप जो पे करते हैं एडवोकेट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उसके अलावा कोई टैक्स आप पे करते हैं, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स आप पे करते हैं, तो बेसिकली वो सभी खर्चे आपके सेक्शन 37 के तहत अलाउ किए जाएंगे। बाद सेक्शन 38 के अंदर बताया गया कि अगर आप कोई बिल्डिंग जिसको आप बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं, आप वो पार्टली बिजनेस के लिए यूज करते हैं, पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, या फिर इसी तरह कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसको आप पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं और पार्टली आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में कहा गया कि उस केस में आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली जितना आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं उतना खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम करेंगे, और जो बैलेंस है जो आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं
उसको आप एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। Where a part of any premise is used as dwelling house by the SSC। तो मान लीजिए ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है और मिस्टर एक्स के द्वारा ये जो बिल्डिंग है ये रेंट पर ली गई है और इस पूरी बिल्डिंग का रेंट है 20,000 रुपीज पर मंथ और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बिजनेस प्रोफेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है और जो फर्स्ट फ्लोर है वो रेजिडेंस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि इस केस में हम क्या करेंगे, जितना एक्सपेंस बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होगा उतना हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम करेंगे, बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम नहीं करेंगे। तो मान लीजिए 50% एक्सपेंस जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए है, तो ऐसे में हम 10,000 रुपीज पर मंथ ही बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करेंगे। द डिडक्शन अंडर सब क्लोज 1 ऑफ क्लोज ए ऑफ सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो बात करता है बिल्डिंग के रिगार्डिंग, अगर कोई रेंट है, अगर कोई इंश्योरेंस है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, तो वो हमें सेक्शन 30 में अलाउ होती है। तो यहाँ पर कहा गया सेक्शन 30 में जितने भी खर्चे अगर आप करते हैं वो आप बिजनेस और एज वेल एज पर्सनल पर्पस दोनों के लिए करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना प्रोपोर्शनेटली आप जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे उतना ही प्रोपोर्शन आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। In the case of rent, shall be such amount as the assessing officer may determine, having regard to the proportionate annual value of the part used for the purpose of business or profession. And in the case of any other sum paid for repair, such sum is proportionate to the parts of the premise used for the purpose of business or profession. तो बेसिकली इनिशियली देखिए क्या होता है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप खुद ही डिटरमाइन करेंगे कितना प्रोपोर्शन आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं, कितना प्रोपोर्शन आप जो है पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और अकॉर्डिंगली आप इनकम टैक्स के तहत क्लेम करेंगे। क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को तो बाद में अगर कभी लगेगा आपने जो प्रोपोर्शनल निकाला है वो गलत है, तो असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोपोर्शन बिजनेस पर्पस का होगा, कितना प्रोपोर्शन पर्सनल पर्पस के लिए माना जाएगा। उसी तरह द डिडक्शन अंडर क्लोज बी ऑफ सेक्शन 30 शैल बी सच सम एज द असेसिंग ऑफिसर में डिटरमाइन हैविंग रिगार्ड टू द पार्ट्स सो यूज। तो बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा वो भी आपको प्रोपोर्शनेटली ही अलाउ किया जाएगा। सेकेंडली, वेयर एनी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर इज नॉट exclusively used for the purpose of business profession, the deduction under sub clause 2 of clause A of clause C of section 30, clause 1 and clause 2 of section 31 and clause 2 of subsection 1 of section 32 shall be restricted to a fair proportionate part thereof which the assessing officer may determine। तो बेसिकली वही बात यहाँ पर कही गई है कि सेक्शन 30, सेक्शन 31 और सेक्शन 32 जो फेयर प्रोपोर्शन होगा, जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं उतना ही आपको अलाउ किया जाएगा। इवन डेप्रिसिएशन भी जो होगा सेक्शन 32 के तहत वो भी आपको उतना ही अलाउ किया जाएगा जितना बिजनेस पर्पस के लिए माना जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, इफ एनी पर्सन हैज एनी एसेट इन बिजनेस और प्रोफेशन which is used as well as for personal purpose, expenditure is allowed only to the extent the assets is in the use of business or profession। तो जितना बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आप यूज करेंगे उतना ही आपको खर्चा अलाउ किया जाएगा। तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास एक मोटर कार है जिसको वो 60% अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं, 40% अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इस मोटर कार से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो इंश्योरेंस की बात है, चाहे वो डेप्रिसिएशन की बात है, चाहे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है, वो क्या होगा 60% पीएनएल के अंदर डेबिट किए जाएंगे, 40% जो है वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 100% खर्चा क्लेम किया गया है तो आप क्या करेंगे, 40% को डिस अलाउ करेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी खर्चे की बात हो, पर्सनल पर्पस के लिए भी किया जाता है, बिजनेस पर्पस के लिए भी किया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, जितना बिजनेस पर्पस के लिए वो खर्चा है उतना ही आप जो है उसको अलाउ करेंगे, बाकी आप जो है डिस अलाउ करेंगे, उसको आप क्लेम नहीं करेंगे।